श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है अपने नियमित वर्ग तालिका के साथ। आज मैं स्नातक प्रथम वर्ष यानी डिग्री 1 के विद्यार्थियों के बीच उपस्थित हूँ सब्सिडरी आनुषंगिक अनुपूरक हिंदी के साथ। इस वर्ग में पिछले दिनों भी हमने अध्ययन किया था आदिकाल की प्रवृत्तियों के संदर्भ में। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ आदिकाल के नामकरण की समस्या और समाधान की दिशा में। यह प्रश्न पूछा जाता है आदिकाल के नामकरण की समस्या और समाधान को स्पष्ट करें। तो आज का पाठ आदिकाल नामकरण समस्या और समाधान। आदिकाल के नामकरण की है समस्या खास। आदिकाल के नामकरण की है समस्या खास। इसके समय की सीमा का है निर्धारण भी खास। इसके समय की सीमा का है निर्धारण भी खास। नामकरण और समय सीमा पर है मतैक्या भाव। नामकरण और समय सीमा पर है मतैक्या भाव। जो हिंदी साहित्य हेतु बना है कैंसर घाव। वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल जितना समस्या ग्रसित प्रतीत होता है उतना अन्य काल नहीं। यह प्रारंभिक काल है। यह हिंदी साहित्य का शैशवा काल है। इसे जन्म काल भी हम कह सकते हैं। लेकिन इस काल का नामकरण और इसके समय सीमा को लेकर विद्वानों में मतैक्या भाव बहुत ज्यादा है। और जितने भी विद्वान हैं सभी अपने अपने विचार पर अडिग भी प्रतीत होते हैं। वस्तुतः शिशुकाल कहें, आरंभिक काल कहें, जन्म काल कहें, है तो यह प्रारंभिक काल आदिकाल। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जैसे आद्या शक्ति हैं, आदि देव हैं, उसी प्रकार से आदिकाल है। इस कारण आदिकाल की संज्ञा सही प्रतीत होती है। वस्तुतः भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था तब हिंदी का उदय हो रहा था। हिंदी का उदय काल हर्षवर्धन साम्राज्य के पतन का काल ही माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने स्पष्ट किया है कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव यानी उसका विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। अपभ्रंश का विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। लेकिन इसे अपभ्रंश काल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अपभ्रंश काल कहने से किसी एक भाषा का ही बोध होता है, जबकि इसमें कई भाषाओं का मिलन है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया गया है। उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश इसमें किया गया है। उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी अथवा अवहट्ठ नाम से भी पुकारा जाता है। अपने आप में यह बात ध्यातव्य है कि उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी या अवहट्ठ के नाम से पुकारा जाता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा। पुरानी हिंदी के नाम से इन्होंने ही सबसे पहले संबोधित किया। डॉक्टर भोला शंकर व्यास जी ने हिंदी के
आरंभिक काल को अवहट कहकर पुकारा, जिसके संदर्भ में महाकवि विद्यापति जी ने भी अपनी अवधारणा का आलोक फैलाया। अवहट देशिल वैन सब जन मिठा कहकर उन्होंने अवहट भाषा को प्रतिष्ठित किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। व्याघातों का, अत्यंत विरोधों का युग कहकर इन्होंने पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहकर भी पुकारा। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ काल तक माना जा सकता है। महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के राजकाज काल तक 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे पतन होने और इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। इस बीच भी हमारी हिंदी आगे बढ़ती रही है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आदिकाल का समग्र हिंदी साहित्य आक्रमण एवं युद्ध के प्रभावों की मनः स्थितियों का ही प्रतिफलन है। हम देखते हैं कि आदिकाल के नामकरण और समय सीमा को लेकर विद्वानों में मतैक्यभाव पूर्णतः गहराया हुआ है। इस प्रकार से सर्वप्रथम समय सीमा की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन यह प्रथम इतिहासकार हुए जिन्होंने काल विभाजन किया और प्रारंभिक सीमा 643 ईस्वी, अंतिम सीमा 1400 ईस्वी निर्धारित किया आदिकाल का। मिस्र बंधुओं ने 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक इसका सीमा माना। राहुल सांकृत्यायन जी 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का काल आदिकाल का मानते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी 994 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक के काल को आदिकाल का काल मानते हैं। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल जी 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक के काल को ही आदिकाल का काल मानते हैं। इस प्रकार से इसकी समय सीमा का निर्धारण भी विवादास्पद ही है। अभी भी इस पर अनुसंधान चल रहा है कि आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाए। जहां तक इसके नामकरण की बात है तो यह तो और भी उलझा हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में मिस्र बंधुओं ने कोई नामकरण किया ही नहीं है। नामकरण का प्रारंभ जब हुआ तो ग्रियर्सन जी से ही हुआ। तो हम इस पर आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल कहा। आदिकाल कहने वाले महापुरुष सर्वप्रथम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सिद्ध होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा, जबकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वपन काल कहा। उनके अनुसार इसी काल में सभी साहित्यों के बीज को बोया गया है। इन्होंने इसको साबित भी करने का प्रयास किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी इस काल को संधि काल और चारण काल कहते हैं। यह चारण काल ग्रियर्सन जी ने भी कहा है। हम देखते हैं कि संधि काल और चारण काल ध्वनि में भी वही बातें हैं कि चारण काव्य अधिक है अथवा कई काव्यों का मेल है, संगम है। राहुल सांकृत्यायन जी सिद्ध सामंत काल कहते हैं। सामंतों का युग यह रहा और सिद्धों का भी युग रहा। यह सिद्ध और सामंतों के युग के आधार पर इसका नामकरण करते हैं सिद्ध सामंत काल। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहकर दम साध लिया। आरंभिक काल
अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी प्रारंभिक काल और शून्य काल भी कहने से पीछे नहीं रहे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश काल और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन चारण काल। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इसे अंधकार काल कहा है, तो किसी ने जय काव्य काल कहा, किसी ने संक्रमण काल कहा। जितने विद्वान उतने नामों की चर्चा जारी है। इसलिए हम एक ही चीज कह सकते हैं कि आदिकाल शब्द मूल शब्द है। इससे अलग हटना हमें भटकाव में ही पड़ना होगा। अस्तु हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल कहना ही अत्यधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इस शीर्षक में आदिकाल की सभी प्रकार की रचनाओं का समावेश भी हो जाता है, जबकि अन्य नामकरण करने से ऐसा असर पैदा नहीं होता है। अंत में कह सकते हैं आदिकाल को आदिकाल ही कहना लगता ठीक। आदिकाल को आदिकाल ही कहना लगता ठीक। आदिकाल में ही उभरती हरेक काव्य की लीक, हरेक काव्य की लीक। इसी के साथ आज का यह पाठ यहीं पर स्थगित। फिर हम अगले वर्ग में मिलेंगे। ओम शांति शांति।